Hello dear students of class 11th. A very good morning to all of you. Dear students, आज हम लोग लिटरेचर टेक्स्ट बुक का सेकेंड चैप्टर वी आर नॉट afraid to die if we can all be together written by गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. इस कहानी के लेखक जो गॉर्डन कुक हैं वो एक कैनेडियन ओलंपिक सेलर हैं और इसके जो दूसरे लेखक हैं एलन ईस्ट वो एक लीगल ट्रेनर हैं. और इस कहानी के जो नरेटर हैं, कहानी को जो कहने वाले हैं, जो इस कहानी को हमें लिखकर बता रहे हैं, वो 37 इयर्स के एक बिजनेसमैन हैं जो कि कैप्टन जेम्स कुक की ही तरह वो समुद्री साहसिक यात्रा करना चाहते हैं और उसकी वो योजना बनाते हैं. और इस योजना में उनको कम से कम 15 से 20 साल लगते हैं बनाने में. और इसके लिए उनको जो समुद्री यात्रा की कठिनाइयों को उससे लड़ने के लिए, कठिनाइयों का सामना करने के लिए जिन जिन योग्यताओं की ज़रूरत है उसके लिए कठिन परिश्रम करती हैं, कठिन ट्रेनिंग लेते हैं कि हम आने वाली समस्याओं से कैसे निपटेंगे. इसके लिए इस बिजनेसमैन ने एक बहुत बड़े नाव की व्यवस्था की और ऐसे नाव की व्यवस्था की जो समुद्र के किसी भी तरह के तूफान को झेलने में सक्षम थी. और उस नाव का ट्रायल भी कर लिया कि अलग अलग जगह पे ले जा कर के, और उसका ट्रायल भी कर लिया कि कठिन से कठिन तूफान को भी वो झेलने में सक्षम हो. तूफानों से टूटने वाली नाव नहीं थी, बिल्कुल टाइटैनिक की तरह. तो इतनी सारी व्यवस्था करने के बाद उस बिजनेसमैन ने जो अपनी एक नाव बनाई थी उसका नाम उसने वेव वॉकर रखा. और उसी वेव वॉकर में बैठ करके वो बिजनेसमैन, उसकी पत्नी, 6 साल का बेटा और 7 साल की बेटी, ये सब सवार होकर के 105,000 किलोमीटर की यात्रा के लिए वो समुद्र में निकल पड़ते हैं. अब रास्ते में उनको कितनी परेशानियां होती हैं, किस तरह से और कितने तूफानों को वो झेलते हैं और उनका सामना कैसे करते हैं. क्या वास्तव में एक कैप्टन जेम्स कुक की तरह अपनी यात्रा को पूरा करके वापस आते हैं या नहीं आते हैं, यात्रा पूरी होती है या नहीं होती है, और समुद्र का सामना इन लोगों ने कैसे किया, कितने साहस से किया और क्या कुछ हुआ इस कहानी में. तो इसको जानने के लिए हमें इस कहानी को विस्तार से पढ़ना होगा. तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं जिसका टाइटल है वी कैन नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. और यह कहानी ठीक उसी थीम पर आधारित है जिस तरह से ब्रूकर टी वाशिंगटन ने माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन में लिखा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ वी डिटरमाइन टू डू. अगर हम कुछ भी करने के लिए ठान लेते हैं तो रास्ते में आने वाली कोई भी परेशानी उसमें बाधा नहीं बन सकती. लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो है डिटर्मिनेशन, वो है दृढ़ निश्चय, किसी कार्य करने के लिए ठान लेना. तो इसी तरह से इस 37 इयर्स के जो बिजनेसमैन हैं इन्होंने भी ठान लिया था कि वो कैप्टन जेम्स कुक की ही तरह साहसिक यात्रा समुद्र में करेंगे और उसको पूरा भी करेंगे. तो चलिए हम इस कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट द लेसन. We are not afraid to die if we can all be together. Written by Gordon Cook and Ellen East. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Susan 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. तो लेखक बता रहे हैं कि जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, 6 वर्ष का बेटा जोनाथन और 7 वर्ष की बेटी सुजैन तथा मैं 200 वर्ष पूर्व कैप्टन जेम्स कुक द्वारा चलाई गई संसार का चक्कर लगाने वाली जो यात्रा थी उसको डुप्लीकेट करने के लिए, उसको दोहराने के लिए इंग्लैंड में प्लाईमाउथ से हम लोग चले. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम Mary and I, a 37 years old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British water. तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि
मैं जो कि 37 ईयर्स का एक बिजनेसमैन हूँ, मैं 37 साल का व्यापारी तथा मेरी पत्नी मैरी ने कई वर्षों से उस प्रसिद्ध खोजकर्ता का अनुसरण करने का सपना देखा था। तो प्रसिद्ध खोजकर्ता कौन है? कैप्टन जेम्स कुक। तो इन लोगों ने कैप्टन जेम्स कुक का ही अनुसरण करने का सपना देखा था तथा कह रही हैं कि मैं पिछले वर्षों से, हम लोगों ने पिछले 16 वर्षों से 16 ईयर से हमने अधिकतम लेजर टाइम, जो खाली समय था इनका, ब्रिटेन के समुद्रों में अपने समुद्रगामी कौशल को तेज बनाने में लगाया। हार्निंग आवर सी फेयरिंग स्किल, मतलब ये यहाँ बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने 16 वर्ष तक जो इनका खाली समय होता था वो अपना समुद्रगामी कौशल को तेज बनाने में लगाया और इसके लिए ब्रिटेन के समुद्र में जाते थे और वहाँ पर इसकी ट्रेनिंग करते थे। आवर बोट वेव वॉकर a 23 meter 30 ton wooden hull beauty had been professionally built and we had spent months to fitting it out and testing it in the roughest weather we could find। तो लेखक करें कि हमारी नाव जिसका नाम वेव वॉकर है वो 23 मीटर लंबी थी और 30 टन भारी लकड़ी के पटरे वाला बहुत ही सुंदर नाव थी। जो नाव बनी हुई थी उसमें 30 टन लकड़ी लगी हुई थी और जो लकड़ी थी वो लकड़ी के पटरे से बनाई गई नाव थी और जो कि बहुत ही खूबसूरत थी और जिसे प्रोफेशनली बिल्ड किया गया था, व्यावसायिक रूप से उसको बनाया गया था। और लेखक कह रहे हैं कि हमने उसमें साजो सामान लगाने में तथा तूफ़ानी मौसम में परखने में कि तूफ़ानी मौसम में इसका रिजल्ट क्या होगा, सर्वाइव कर पाएगी भी कि नहीं कर पाएगी, तो बैड वेदर के लिए, रफेस्ट वेदर के लिए इसको टेस्ट करने में इन लोगों ने महीनों बिता दिए। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 year 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। तो लेखक कह रहे हैं कि अपनी 3 वर्ष की और जो 105,000 मीन्स 105,000 किलोमीटर लंबी जो इनकी आयोजित यात्रा थी उसका जो फर्स्ट लेग था, प्रथम चरण था, और ये था कहाँ से? अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ साथ केप टाउन तक की ये जो यात्रा थी वह बहुत ही खुशी खुशी, बहुत ही हंसी खुशी के साथ व्यतीत हो गई। देयर, फिर वहाँ पर केप टाउन में क्या हुआ? बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen। कह रहे हैं कि वहाँ से चलने से पहले, वहाँ से आगे प्रस्थान करने के पहले ही, बढ़ने से पहले ही इन्होंने 2 क्रूमैन ले लिया, 2 नाविक ले लिए। और नाविक लिए क्यों, किस लिए लिए? ये जा कहाँ रहे थे? जो 2 नाविक लिए, 2 क्रूमैन थे, वो कौन थे? अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगर टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द साउदर्न इंडियन ओशियन। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि वहाँ से केप टाउन से चलने से पूर्व, वहाँ से आगे बढ़ने से पहले कह रहे हैं कि हमने विश्व के सबसे तूफानी समुद्र जो इंडियन ओशियन है उसमें जाने से पहले, हिंद महासागर में जाने से पहले उसका सामना करने के लिए इन्होंने 2 नाविक लिए। एक अमेरिकन नाविक थे जिनका नाम लैरी विजिल था तथा एक स्विस नाविक थे जिनका नाम हर्ब सेगलर था। Our second day out of Cape Town we began to encounter strong gales। केप टाउन से चलने के दूसरे दिन हमारा मुकाबला प्रबल तूफानों से होने लगा। तो क्या कह रहे हैं, वहाँ से तो चल दिए, 2 स्पेशल नाविक भी ले लिए वहाँ से, 2 नाविक लैरी विजिल और हर्ब सेगलर को ले लिए, लेकिन कह रहे हैं कि केप टाउन से चलने के दूसरे दिन से ही हमारा मुकाबला प्रबल तूफानों से होने लगा था। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग अप टू 15 meters एज हाई एज आवर मेन मास्ट। तो लेखक कह रहे हैं कि
चलने के 2 दिन बाद तो मुकाबला शुरू हो गया इनका तूफानों से, लेकिन वे अगले कुछ सप्ताह तक लगातार कंटिन्यू ही रहे, अगले कुछ दिनों तक वो जारी ही रहे। लेकिन करें तूफानों की तो मुझे चिंता नहीं थी। ग्लेड्स डिड नॉट वरी मी, ग्लेड्स डिड नॉट वरी मी, लेकिन करें तूफानों की तो मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव वॉज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर्स, लेकिन जो लहरों का आकार था वह बहुत ही भयावह था। वह 15 मीटर ऊंची लहरें थीं, एज हाई एज आवर मेन मास्ट, और वह इतनी ऊंची थीं कि जो हमारा मुख्य मास्ट है, मुख्य मस्तूल है, उसकी ऊंचाई के बराबर थीं। December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व में थे। डिस्पाइट atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. बहुत ही ख़राब मौसम था, तो लेकिन करें मौसम बहुत ख़राब होने के बावजूद भी हमने छुट्टियों को बहुत ही शानदार तरीके से मनाया। और ये लोग नाव में अपने क्रिसमस का पेड़ भी लेकर गए थे। एक्चुअली सब क्रिश्चियन थे, उनका बहुत ही पवित्र वृक्ष होता है क्रिसमस ट्री। तो कह रहे हैं कि हम लोग जो छुट्टियां थीं, जो हॉलीडे था, उसको बहुत शानदार तरीके से एक क्रिसमस ट्री के साथ मनाए। और सबको मालूम है 25 दिसंबर क्रिसमस डे होता है, और उस दिन क्रिसमस के ट्री को ईसाई लोग सजाते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। आप सब लोग इसको डिटेल में जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वही यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि मौसम बहुत ख़राब होने के बावजूद भी हमने छुट्टियों को बहुत शानदार तरीके से मनाया और क्रिसमस पेड़ के साथ मनाया। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। जो न्यू ईयर्स डे था, जो नए वर्ष का नया दिन था, नव वर्ष का जो दिवस था, उस दिवस पर भी, उस दिन भी मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ। बट वी रीजन्ड दैट इट हैड टू चेंज सून। लेकिन हम लोगों ने अनुमान लगाया कि यह जल्दी ही मौसम बदल सकता है, आगे जल्दी बदलने वाला है, ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया। एंड इट डिड चेंज। और मौसम बदला तो जरूर, लेकिन किस तरह का बदलाव हुआ? फॉर द वर्स, और भी ज़्यादा बदतर हो गया। लेकिन करें हम लोगों ने नए साल के नए दिन पर मौसम के बदलने का अनुमान लगाया था। मौसम बदला तो जरूर, लेकिन पहले से भी बुरा मौसम हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वे वेयर गिगेंटिक, यानी कि 2 जनवरी का जब डाउन हुआ, सूर्योदय हुआ, 2 जनवरी के सूर्योदय के समय लहरें तो और भी ज़्यादा विशाल थीं। वी वेयर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वी आर स्टिल मेकिंग इट नोट। तो लेखक कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक छोटा सा तिकोना पाल लगाकर, जिप मीन्स पाल होता है जो कैनवस का बना होता है, जो हवा चलती है तो नाव को आगे लेकर धक्का देकर ले जाता है। तो वही लेखक क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक छोटे से तिकोने जिप के सहारे उसी को लेकर यात्रा कर रहे थे, तथा अभी भी ये सब लोग 8 नॉट और 8 समुद्री मील की गति से चल रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड्स अस एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स। लेखक कह रहे हैं कि जब नाव प्रत्येक लहर की चोटी तक पहुंचती थी, ऊंचाई तक जब पहुंचती थी, तो हमें अपने अनंत दीर्घाकार समुद्र अपने ओर आता हुआ दिखाई देता था। दिखता था कि इतना विशाल समुद्र है, वह रोलिंग टूवर्ड्स अस, हम लोगों की तरह पूरा समुद्र रोल करते हुए हम लोगों की तरफ आ रहा है। तथा चीखती हुई पवनें जो थीं, जो वहाँ पर विंड थीं, वो भी विंड कैसी थी? स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, जो हवाओं के चीखने की आवाज़ थी, जो चीखती हुई पवनें थीं, तथा जो उनकी फुहारें, पानी की जो फुहारें थी समुद्र से, जो फुहारें निकल रही थी, वाज पेनफुल टू द ईयर्स, वो सारी हम लोगों के कानों में चुभती थीं। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप एंड लेस अ हैवी मोरिंग रोप
इन अ लूप अक्रॉस द स्टॉर्म। तो लेखक बता रहे हैं कि अपने नाव की गति को धीमा करने के लिए, उसकी स्पीड को कम करने के लिए हमने तूफान में चलाने वाला जो तिकोना पाल लगा था, जो जिब लगा हुआ था, उसको नीचे कर दिया गया। तो लेखक कह रहे हैं कि हम तिकोना पाल नीचे किया तथा नाव को बांधने वाली जो भारी रस्सी थी, जो मोटी रस्सी थी, जो मोरिंग रोप थी, उसको इन्होंने क्या किया, उसका फंदा बनाया और उस फंदे को बनाकर नाव के पिछले हिस्से में बांध दिया, जिससे नाव की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाए। देन वी डबल लैश एवरीथिंग, और उसके बाद सभी चीज़ों को डबल लैश कर दिए, मतलब दोहरा फंदा बनाकर उसको सबको दोहरे बंधन से दोहरा कर करके सबको बांध दिए, डबल बंधन लगा दिए सबको। वेंट थ्रू आवर लाइफ राइट ड्रिल अटैच्ड लाइफ लाइन्स डोन ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। अब कह रहे हैं कि भारी तूफान आने वाला था, उस समय ये अपनी तैयारी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने प्रत्येक चीज़ को दोहरे बांध से बांध दिया और जीवन रक्षक बेड़े के ड्रिल के तारों, जो जीवन रक्षक बेड़ा इनके साथ था, नाव के साथ लगा हुआ था, उसकी ड्रिल को भी इन्होंने डिफेंस वायर से, रक्षा तारों से उसको भी बांध दिया। तथा जो अब कपड़े कैसे पहने, ऑयल स्किन, यहाँ ऑयल स्किन का मतलब वाटर प्रूफ कह रहे हैं कि हम लोगों ने ऑयल स्किन, यहाँ उसका मतलब वाटर प्रूफ कपड़ों को इन्होंने पहन लिया, अपनी लाइफ जैकेट पहन ली और वो वेट करने लगे तूफान का कि तूफान अब आएगा, तो उसका सामना करने के लिए इन लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली। तो इस पैसेज को मैं एक बार हिंदी में बता दे रहा हूँ रिपीट करके। एट डॉन ऑन जनवरी 2 से लेकर के इस लास्ट एंड वेटेड तक का। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि 2 जनवरी का जब सूर्योदय हुआ तो सूर्योदय के समय लहरें बहुत ज़्यादा विशाल थीं। हमने एक छोटा सा तिकोना पाल लेकर यात्रा कर रहे थे तथा अभी भी 8 मील समुद्र में जो स्पीड मेजर की जाती है उसको नॉट से कहते हैं। तो कह रहे हैं कि अभी भी हमारी जो गति थी, हमारी जो स्पीड थी वह 8 समुद्री मील थी। इस गति से ये लोग चल रहे थे। जब नाव प्रत्येक लहर की चोटी तक ऊंचाई पर पहुंचती थी तो हम लोगों ने अनंत दीर्घाकार समुद्र को अपनी ओर आते हुए देखा। ऐसा देख रहे थे कि समुद्र रोलिंग करते हुए हम लोगों के पास आ रहा है तथा चीखती हुई पौने तथा फुहार कानों को चुभती थी। हमने नाव की गति को कम करने के लिए, स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए तूफान का तिकोना पाल नीचे कर दिया तथा नाव को बांधने वाली भारी रस्सी का फंदा बनाकर नाव के पिछले भाग में बांध दिया, बैक साइड को बांध दिया जिससे उसकी स्पीड कम हो। हमने प्रत्येक चीज़ को दोहरे बांध से बांध दिया, डबल करके उसको बंधन लगा दिया और अपने जीवन रक्षक बेड़े के पास पहुंच गए। उसके तारों को भी बांध दिया तथा वाटर प्रूफ कपड़े पहन करके, अपना लाइफ जैकेट पहन करके वेट करने लगे कि तूफान आए, तूफान का वेट करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. लेखक कह रहे हैं कि घोर विपत्ति का संकेत लगभग 6 बजे आया और बिल्कुल निकट। फॉर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ impending disaster came at about 6 p.m. कह रहे हैं कि जो सन्निकट विपत्ति का संकेत था, जो घोर विपत्ति का संकेत था, वह लगभग 6 बजे आया और ये था क्या, विथ एन ओमनियस साइलेंस, और एक अनिष्ट सूचक स्तब्धता के साथ, एक अनिष्ट सूचक बिल्कुल शांति के साथ। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई, हवा की जो स्पीड थी वो बहुत ही कम हो गई, वो स्टॉप हो गई, ड्रॉप हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आकाश बिल्कुल काला हो गया। तुरंत आकाश का जो रंग था वो इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आकाश अचानक बिल्कुल काला हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टूवर्ड्स आफ्ट ऑफ द शिप, और फिर बढ़ता हुआ शोर सुनाई पड़ने लगा और एक विशाल बादल नाव के पीछे, एक इनॉर्मस क्लाउड टूवर्ड्स ऑफ द शिप्स, एक काला बादल नाव के पीछे आकर के मीनार की तरह खड़ा हो गया। विथ हॉरर,
I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. लेखक कह रहे हैं मैं यह जानकर डर गया कि यह बादल नहीं था बल्कि एक लहर थी। जिसको ये बादल समझ रहे थे वास्तव में बादल नहीं था, वह एक लहर थी, और ऐसी लहर जैसे कि मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest. यह जो लहर थी पूरी तरह से लंबवत थी, सीधे खड़ी लहर थी, और दूसरी लहरों की अपेक्षा ये डबल साइज की, दोगुनी बड़ी थी, तथा उसकी जो भयावह लहर थी, जो फ्राइटनिंग लहर थी, वह चोटी से टकराने को बिल्कुल तैयार थी, बिल्कुल इनके नाव के पास थी। लेखक कह रहे हैं कि मेरे नाव के बिल्कुल पास वह लहर थी, बहुत भयानक थी, बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल सीधी खड़ी वो लहर थी, और जो कि मेरी नाव से टकराने को बिल्कुल रेडी थी, तैयार थी, टकराने ही वाली थी। The roar increased to a thunder as the star moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. लेखक बता रहे हैं कि जो गरज थी, लहरों की जो गरज थी, वह बढ़कर अब रोरिंग में चेंज हो गई, गड़गड़ाहट में चेंज हो गई, तथा नाव का पिछला भाग लहर की ओर उठ गया था, और एक पल के लिए मैंने सोचा कि नाव लहर के ऊपर ही चढ़ गई है। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शोक द डेक, और तभी उसी समय एक भयंकर एक्सप्लोजन के साथ, एक भयंकर धमाके के साथ नाव का डेक जो है वो हिल गया। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, माई हेड स्मैश्ड इनटू द wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the wave. लेखक कह रहे हैं कि उसी समय जब नाव इनकी एक साइड ऊपर हो गया था, तभी एक लहरों का भयंकर धमाका होता है और नाव का डेक हिल जाता है, और जो हरे सफ़ेद पानी, जो समुद्र का पानी होता है, वो दूर से देखने पे हरा लगता है और डार्क ब्लू लगता है। तो इसलिए यहाँ पे लेखक लिख रहे हैं कि अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, तो हरे और सफ़ेद पानी की जो प्रचंड धारा थी, टोरेंट थी, प्रचंड धारा थी, वह नाव पर टूट पड़ी। और लेखक कह रहे हैं कि मेरा सिर जो पहिया था, जिससे जो स्टीयरिंग टाइप का नाव को चलाने के लिए होता है, तो कह रहे हैं कि मेरा सिर तो उसी पहिए से टकरा गया, तथा मुझे एहसास था कि नाव पर से उड़ करके पानी की जलधारा में, पानी की धारा में मैं डूब रहा था। I accepted my approaching death, मैंने अपनी आती हुई मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। And as I was losing consciousness, I felt quite peaceful, और मैं बेहोश हो रहा था, अपनी कॉन्शसनेस को खो रहा था, मैं बेहोश हो रहा था, तब भी मैं पूरे तरीके से शांत था, क्वाइट पीसफुल था। Unexpectedly, my head popped out of the water. लेखक कह रहे हैं कि मेरा सिर अचानक पानी से बाहर निकल गया, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली था, जिसकी कोई हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन भाग्य मेरा अच्छा था कि मेरा सिर पानी से बाहर निकल गया। A few meters away, wave walker was nearing capsizing, her mast almost horizontal. ये तो पानी में डूब गए थे, भाग्य अच्छा था तो पानी के बाहर आ गए। तो इन्होंने देखा क्या, तो लेकर कह रहे हैं कि वेव वाकर, जो इनकी नाव का नाम है, इनकी बोट का नाम है वेव वाकर, तो कह रहे हैं वेव वाकर कुछ मीटर पर लगभग उलट सी गई थी, कैप्साइजिंग हो गई थी, लगभग वो उलट सी गई थी। उसके जो मस्तूल थे, उसका जो मास था, ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, लगभग वह हॉरिजेंटल हो गया था, लेट गया था, क्षैतिज हो गया था। Then a wave hauled her upright. My lifeline jumped out. I grabbed the guardrail and sailed through the air
into the wave walker's main boom। चलिए, इनका भाग्य अच्छा था तो इनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब लेखक बता रहे हैं कि इनका वेव वॉकर तो बिल्कुल लेट गया था समुद्र में। कह रहे हैं कि एक तेज लहर आई और उसने उसको धक्का देकर के सीधा कर दिया और मेरी जीवन रक्षा तार जो थी झटके से कस गई और मैंने गार्ड रेल को पकड़ लिया तथा हवा में तैरते हुए छलांग लगा करके वेव वॉकर की मुख्य लंबी कड़ी में पहुंच गया। Subsequent wave tossed me around the deck like a rag doll। उसके बाद जो लहरें थीं वह डेक पर मुझे जो जिस तरह से एक रैग डॉल होती है, एक फटी पुरानी गुड़िया होती है, उसी गुड़िया की तरह लहरें कभी ऊपर और नीचे जब होती थीं तो लेखक भी एक गुड़िया की तरह लहरों के साथ ऊपर जाते थे, फिर नीचे आते थे, ऊपर जाते थे, नीचे आते थे। मतलब लहरें इनको उठा उठा करके पटक रही थी नाव के डेक पर। अब जब लहरें इनको एक गुड़िया की तरह डेक के ऊपर ऊपर नीचे कर रही थी, मतलब उठा रही थी, फिर उसको पटक दे रही थी डेक पे, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? लेखक बता रहे हैं माई लेफ्ट रिब स्क्रैक्ड। मेरी जो लेफ्ट साइड की पसलियाँ थी वो सारी टूट गईं। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। और मेरा जो मुंह था वह खून और टूटे हुए दांतों से भर गया। Somehow I found the wheel lined up the stone for the next wave and hung on। लेकिन करें जैसे तैसे मैंने पहिया ढूंढ लिया, जो स्टीयरिंग थी उसको ढूंढ लिया और नाव का स्टर्न अगली लहर के लिए सीधा किया तथा पहिए को हम पकड़े रहे। लेकिन करें कि किसी तरह से हमें व्हील मिल गई और एक लहर ने उनको सीधा भी कर दिया और इसने लेखक ने और उसी पहिए को पकड़े रहे, उसी को पकड़कर लटके रहे। कितने भी तेज लहर आती थी इन्होंने उस पहिए को नहीं छोड़ा। वाटर एवरीवेयर। लेखक करें कि हर जगह पानी ही पानी था। समुद्र है, समुद्र में है तो चारों तरफ पानी ही पानी रहेगा और कुछ वहाँ पर नहीं रहेगा। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ पानी ही पानी था, हर जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील इन्वेस्टिगेट। तो लेके कह रहे हैं चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ की बात कर रहे हैं कि पानी ही पानी था। लेके कह रहे हैं मुझे लग रहा था कि नाव में नीचे पानी था, लेकिन मैं संतुलन चक्र छोड़कर जाने का साहस नहीं कर सकता था। इनको डर था कि अगर उसको छोड़ेंगे तो लहरों के साथ ये भी बह सकते हैं। सडनली, अचानक, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। तो फिर एक करते क्या है, फिर आगे क्या कर रहे हैं? लेखक कह रहे हैं कि हल्का सा अचानक जो उसका दरवाज़ा था वो खुल गया तथा मैरी वहाँ पर दिखाई दी, मैरी वहाँ पर प्रकट हो गई। फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन। अचानक जो सामने का दरवाज़ा था वो खुल गया एंड मैरी अपीयर्ड, और वहाँ पर मैरी इनको दिखाई दी। वो मैरी भी वहाँ तुरंत पहुँच गई। वी आर सिंकिंग शी स्क्रीम्ड। मैरी इनकी वाइफ का नाम है। तो जैसे दरवाज़ा खुलता है मैरी वहाँ तुरंत अपीयर हो जा रही हैं और वो चिल्ला रही हैं। चिल्ला कर कह क्या रही हैं? कह रही हैं कि हम डूब रहे हैं। वी आर सिंकिंग। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी वर फुल ऑफ वाटर। और जो डेक है वो टूट फूट गए हैं और हमारी नाव में पानी भर गया है। तो ये मैरी करें इनकी वाइफ कर रही हैं कि हम लोग तो डूब रहे हैं, डेक टूट फूट गए हैं, हमारी नाव में पानी भरा हुआ है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हेच। लेखक कह रहे हैं कि जब वो कह रहे हैं कि हम सब लोग तो डूब रहे हैं, पानी भर गया, नाव में भी पानी भर गया। लेखक भी कह रहे हैं कि वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ तो पानी ही पानी है। तो लेखक कह रहे हैं लहरी तथा टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई
स्क्रैम्ड फॉर हैच। लेकिन कह रहे हैं कि हमने चिल्लाया कि जो व्हील है उसको तुम लोग पकड़ लो, उसको पकड़ लो जिससे तुम लोग कहीं भी लहरों के साथ डिस्टर्ब नहीं होगी, उसके साथ बहाव के साथ बहने वाली नहीं हो। आई साउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैज, और मैं ऐसा तब कह करके चिल्लाया जब मैं उसको जो भी रिपेयरिंग, जो भी वहाँ पे टूट फूट हुई थी उसको रिपेयर करने के लिए मैं चिल्ला रहा था। लैरी एंड हर वेयर पंपिंग लाइक मैडमैन, और जो लैरी थे, लैरी और जो हब थे, ये लोग पानी को पंप कर रहे थे लाइक ए मैडमैन, एक पागलों की तरह पानी को पंप कर रहे थे। तो यहाँ लेकर कह रहे हैं लैरी तथा हर पागलों की तरह पंप से पानी बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टारबोर्ड साइड bugged inward, clothes, crockery, chart, tins and toys sloshed about in deep water। तो लेखक करें टूटे हुए जो सहतीर थी, जो इनकी नाव थी उसकी टूटी हुई लकड़ियां थीं, टेढ़े मेढ़े लटके हुई थीं, तथा नाव दाईं तरफ से अंदर की ओर पूरी तरह से उभरी हुई थी, मतलब इस तरह से वो मुड़ करके बाहर निकल गई थी। और इन लोगों ने जो सामान उसके अंदर रखा था, कपड़े, क्रॉकरी, नक्शे, डिब्बे, खिलौने, ये सब गहरे पानी में उछल रहे थे, लहरों पे ये सारी चीज़ें तैर रही थीं। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, मैं कुछ तैर करके और कुछ रेंगते हुए घसीटते हुए बच्चों की केबिन तक पहुंचा। आर यू ऑल राइट, क्या तुम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो? आई आस्क्ड, मैंने अपने बच्चों से पूछा, तो बच्चे जवाब दे रहे हैं यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। तो जब मैंने बच्चों से पूछा कि तुम ठीक हो, तो बच्चों ने जवाब दिया हाँ। उन्होंने ऊपर की बर्थ से ही उत्तर दिया, ऊपर की सीट पर बैठे बैठे ही उत्तर दिया कि हाँ हम लोग ठीक हैं। अपर बंक से उन्होंने रिप्लाई दिया। बट माई हेड हर्ट अ बिट, सेड सू, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइज। लेकिन जो सू थी, सू कह रही कि लेकिन मेरा सिर दुखता है, और आंखों के ऊपर एक बड़े से घाव की ओर संकेत करते हुए यह बात शिव ने लेखक को बताया। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्स हेड, तो लेखक कह रहे हैं कि हमें इन सब छोटे से घावों के लिए, मेरे पास से टक्कर खाए सिरों के लिए जो छोटी छोटी चोटें लगी हैं, इनके विषय में चिंता करने का समय नहीं है। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवस, और हथौड़ा, एक पेंच और एक कैनवस ले करके आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, और मैं डेक पर चला गया और स्ट्रगल करने लगा कि जो भी उसमें टूट फूट हुई है उसका हम रिपेयर करने लगे। व्हाट द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, वी आर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव एंड ब्रोक ओवर अस। तो लेखक कह रहे हैं कि जब मुझे हथौड़ा, पेंच और कैनवस मिल गया तो मैं बहुत ही कठिनाई से डेक पर फिर वापस गया, और नाव का जो दाईं तरफ था उधर टूट जाने के कारण वहाँ पर होल हो गया था, और होल होने के कारण जितनी भी लहरें आती थी, जैसे लहर नाव से टकराती थी और टकराने के साथ साथ नाव के अंदर पानी घुस जा रहा था। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर वी वुड श्योरली सिंक, कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा टूट चुका था, इतना ज़्यादा लहरों से पानी अंदर घुस रहा था कि लेखक कह रहे हैं कि इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर वी वुड श्योरली सिंक, अगर मैंने उसकी मरम्मत ना की होती तो निश्चित रूप से हम लोग डूब ही गए होते, निश्चित रूप से हम डूब कर मर गए होते। Somehow I managed to stitch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. मैंने किसी न किसी तरह जो सुराख थे, जो होल हो गए थे, उस पर कैनवस खींच करके उस पर चिपका दिए, उसको रिपेयर कर दिए, उसको जड़ दिए। और जो दरवाजे थे, सम वाटर कंटिन्यू टू
तो वाटरप्रूफ जो हैज था, जो वाटरप्रूफ कपड़े थे, उसके जितने भी गैपिंग होल थे, जितने भी सुराग थे, उन सभी सुरागों में उन्होंने कैनवस खींच खींच करके उसमें भर दिया, जिससे पानी आना बंद हो गया। Some water continued to stream below, but most of it was being deflected over the side. कह रहे हैं कि फिर भी लहरों के साथ कुछ न कुछ पानी अंदर आ जाता था, लेकिन जो अधिकतर पानी था वो टकरा करके वो रिवर्ट बैक हो जाता था, टकराता था और मुड़ करके वापस हो जाता था, नाव के अंदर नहीं आता था। तो लेकर कह रहे हैं थोड़ा पानी फिर भी नीचे से बहकर आता रहा, लेकिन अधिकतर पानी साइड से मुड़ करके बहने लगा था। मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट। इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। लेकिन कह रहे हैं कि जब केबिन के आसपास तैरते हुए कचरों की वजह से, जो समुद्र में कचरा था, केबिन के आसपास समुद्र में भी बहुत सारे कचरा होता है, तो कह रहे हैं कि जब आसपास के कचरे की वजह से मेरा हैंड पंप रुकने लगा, सही से काम करना बंद करने लगा, तथा बिजली का भी पंप जो इलेक्ट्रिक मोटर था वो भी शॉर्ट सर्किट की वजह से खराब हो गया था, तो इनकी समस्याएं और विकट हो गई, इनकी समस्या बढ़ गई। हैंड पंप भी काम नहीं कर रहा है और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो भी शॉर्ट सर्किट की वजह से वो भी काम करना बंद कर दिया था। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली। कह रहे हैं कि जो पानी था, पानी का स्तर खतरनाक तरीके से बढ़ने लगा। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप हैड बीन रेस्ड ओवरबोर्ड along with the hostel sail, the jib, the dinghies and the main anchor। कह रहे मैंने डेक पर वापस आकर देखा, जब ये वापस डेक पर पहुंच गए, देखे जब खतरनाक स्तर तक पानी पहुंच रहा है तब ये डेक पर पहुंच गए। तो लेखक कह रहे हैं कि मैंने डेक पर वापस आकर देखा कि हमारे 2 जो एक्स्ट्रा पंप थे, जो झटके से टूटकर नाव से अलग गिर गए थे, झटके से टूट गए थे और नाव से अलग हो गए थे, उनको वहाँ डेक पर रखा गया था। तथा साथ ही आग वाला एक पाल भी था, जो तिकोना पाल था, वहाँ पर डिंगियाज थी और उनका जो मेन लंगर था, प्रमुख लंगर था, एंकर जो था, वो भी वहाँ पर इनको दिखा। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। कहने की तभी मुझे याद आया कि चार्ट रूम फ्लोर में तो एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप रखा हुआ है। तो लेकर करें तब मुझे याद आया जब वो डेक पर गए कि पास का जो चार्ट रूम है, चार्ट रूम के फर्श पर एक बिजली का पंप और एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। कह रहे कि मैंने उसे एक निकास पाइप से जोड़ दिया, आउट पाइप से जोड़ दिया, जो पानी की निकासी वाले पाइप थे उसे जोड़ दिया, तथा थैंक्स, धन्यवाद किया कि वह चल पड़ा, वह बिल्कुल सही पंप था। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio। एक करें कि रात में लगातार पंप से पानी निकालने की वजह से, नाव का परिचालन करने की वजह से और रेडियो चलाने में धीरे धीरे बीत गई। तो कह रहे हैं कि जो अगली रात थी, द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस, वो रात तो ऐसे बीत गई, कैसे, बिटरली कोल्ड, पूरी तरह से बहुत ही कड़ाके की ठंड थी। रूटीन ऑफ कोल्ड, रूटीन ऑफ पंपिंग, लगातार एक पानी को पंप करके बाहर निकाले थे। स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, और नाव को चलाने में, धीरे धीरे आगे बढ़ाने में और रेडियो पर काम करने में, रेडियो चलाने में पूरी रात बीत गई। वी वेर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो लेखक कह रहे हैं कि हमें अपने रेडियो से भेजे गए संदेश का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। एक्चुअली क्या होता है, जब नाव पे इनके रेडियो होते हैं और ये मेडे कॉल्स भेजते हैं, मतलब इमरजेंसी कॉल भेजते हैं, तब आसपास अगर कोई भी रेडियो होता है तो वो समझ जाता है कि कोई नाव, कोई जहाज़ इस समय खतरे में है और उसको मेरी मदद की आवश्यकता है। तो वही कह रहे हैं कि हम लोग लगातार
कॉल तो कर रहे थे, रेडियो पर बिजी तो थे, लेकिन हमें कोई भी हमारे संदेश का उत्तर नहीं मिल रहा था। लेकिन इसमें आश्चर्य की भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि हम विश्व के सुदूर कोने में थे। Sue's head had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. यानी स्यू का सिर खतरनाक तरीके से सूजा हुआ था। स्वॉलन अलार्मिंगली, खतरनाक उसको ज़्यादा चोट लगी थी। जब नाव पलटी थी तो स्यू को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, और भी सर में, और सर में चोट लगी थी तो उसमें एक सूजन हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा सूजा हुआ उसका सर हो गया था। सी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज, और उसकी आँखें भी बहुत ही ज़्यादा सूजी हुई थीं। एंड नाउ सी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और उसके बाजू पर एक गहरा घाव भी बना हुआ था, तो उसने अपनी बाजू पर जो गहरा घाव था उसको भी दिखाया। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. तो लेखक ने कहा, जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम लोग को चोट तो नहीं लगी है, तो उसने क्या जवाब दिया? तो लेखक कह रहे हैं कि तुमने अपने चोटों पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? तो सू ने उत्तर दिया कि जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं आपको चिंतित करना नहीं चाहती थी। बहुत ही समझदार थी वो। देखिए कि जो कहानी के नरेटर हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। उनके फादर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे उनकी जान बचाने के लिए, इसलिए उनको चिंता में नहीं डालना चाह रही थी। यह बता कर कि मेरे सर में भी चोट लगी है, मेरी आंख पर भी चोट लगी है, और कहाँ कहाँ चोट लगी ये बताकर उनको वरी नहीं करना चाहती थी। आई होप आपका पार्ट 1 का वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, किसी तरह का आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप शेड्यूल टाइम पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।